दिस कोर्स इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी कि हमारा जो मेजर पॉइंट है या मेजर कंसर्न है वो कार्बोहाइड्रेट से होगा। यानी फर्स्ट सेक्शन हम जो कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर इट विल बी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उस चीज को मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप लोग का एक प्रॉपर जो फ्लो है वो बन जाए। उसके बाद हम जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेफरेंस बुक मैंने आप लोगों को बताई थी और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हम इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स को समझना शुरू करें तो वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। और इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, विच मीन्स के इनमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ दिस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड एंड द सेकंड वन इज कीटोन। इस पॉइंट को समझने के लिए हमने दो हेक्सोजेस की एग्जांपल भी ली थी। फर्स्ट वन वाज ग्लूकोज और दूसरी हेक्सोज का क्या नाम था? फ्रुक्टोज। यानी अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें तो इन दोनों शुगर्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं दीज आर दी 6 कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो आपके पास जो एक शुगर है उसमें ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेन। वी ऑल नो कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं RC≡OH, जिसमें आपके पास जो R है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और यूजुअली ये हाइड्रोजन तब होता है जब आपका ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एंड ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। बिकॉज अगर यहाँ पे मजीद कार्बन एटम अटैच हो जाएगा तो ये चेन इलॉन्गेट करती जाएगी। और अगर ये आपका किसी मिडल ऑफ चेन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे R ग्रुप की जगह कोई कार्बन एटम या कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो आपके पास एक स्ट्रक्चर के अंदर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है ये फर्स्ट या टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट था और सेकंड स्ट्रक्चर के ऊपर ये सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट था या मिड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट था। बिकॉज हमने ये चीज कही थी कि दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। इट मींस कि बाकी जो कार्बन एटम्स हैं उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इन कार्बन एटम्स के साथ मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, लाइक अगर आप नेक्स्ट जो कार्बन एटम्स हैं इनको आप देखो तो आपके पास इनके मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। स्पेसिफिक होगी ये मैं आपको बताती हूँ कि ये किस बेस पे हमने स्पेसिफिक रखी है। ठीक है, सो जहां जहां हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है उसके अलावा जितनी भी वैलेंसीज हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? सो आपके पास ये वाली जो शुगर है इट इज एल्डोहेक्सोज, व्हिच मींस कि दिस 6 कार्बन शुगर इज कंटेनिंग अ एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल। सो यहाँ पे भी आप जो है वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर इसी तरह से करोगे कि वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट पोजीशन विल बी ऑक्युपाइड बाय द हाइड्रोक्साइल ग्रुप और जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं वहां पे वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो वी कैन से कि यस, कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली polyhydroxy compounds and they contain ketone and aldehyde as their major functional groups. उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस की बात की थी कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी के अंदर सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। हम इस कंक्लूजन पे आए थे कि नो, कार्बोहाइड्रेट्स आल्दो दे आर अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो यूजुअली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से इन्हें ऑब्टेन करते हैं और उनके जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हुए एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। बट ये इनका सोल जो आप कह रहे हैं फंक्शन वो नहीं है। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने 2 से 3 एग्जांपल्स ली थी कि समटाइम्स दे हैव स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस। यानी जो आपके प्लांट और बैक्टीरिया हैं उनकी जो डेलिकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉरेन इन्वेडर से बचाने के लिए या उसको एनवायरनमेंट की जो हार्श कंडीशंस है उससे बचाने के लिए देयर इज अ कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सेल वॉल के तौर पे एक्ट करती है, जो कि उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है,
सो एक हमने एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा इनकी स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस देखी, फिर हमने ये चीज भी देखी कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स के दरमियान फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हमें रेजिस्टेंस से बचाता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये भी जो है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी खासी अमाउंट प्रेजेंट होती है। फिर हमने ये बात डिस्कस की थी कि यूजुअली जो सेल्स हैं वो अपने नेबरिंग सेल से जब कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के लिए इनकी सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, यूजुअली दीज प्रोटीन्स आर नॉट सिंपल प्रोटीन्स, these proteins have the attachment of carbohydrates, which means these are the glycoproteins. So carbohydrates जो हैं इन प्रोटीन्स के साथ मिलके सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पे अटैच होते हैं, प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन दीस ग्लाइकोप्रोटीन्स विल पिक द सिग्नल फ्रॉम द एनवायरनमेंट और उस सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देंगे, व्हिच मींस कि ये सेल के दरमियान कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो पेंटोजेस हैं, 5 कार्बन शुगर्स, राइबोज एंड 2 डीऑक्सीराइबोज, ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए उसकी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट्स कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना है तो हमें एक प्रॉपर जो उनकी क्लासेस हैं उनको भी स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोसेक्राइड्स को देखेंगे, व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ दीज मोनोसेक्राइड्स, किस तरह से इनमें जो है वो वेरिएशंस आ सकती हैं, एक मोनोसेक्राइड के अंदर जो है क्या चेंजेस उसको दूसरी मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिंपलेस्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनको जो है वो डिटेल में देखेंगे। सो मोनोसेक्राइड्स यूजुअली मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कोई बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स हैं उनको सिंथेसाइज करेंगे। इसलिए मोनोसेक्राइड्स को समझना, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह को देखना पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोसेक्राइड्स को टारगेट करेंगे और मोनोसेक्राइड्स को क्लियर करने के बाद हम ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स की तरफ जाएंगे। So there are the 3 major classes of carbohydrates. कौन-कौन सी क्लासेस हैं? कौन-कौन सी क्लासेस हैं? ऊंची बोले। मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, which means सैकराइड्स इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं बिकॉज दे हैव द सेम ग्रुप, इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, जो शुगर ग्रुप है, वो सबके अंदर सेम है। दे ऑल आर सैकराइड्स, दे ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट्स, बट इनके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो वेरिएबल होंगे। मोनोसैकराइड्स इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यहाँ पे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जबकि ये मोनोसैकराइड्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करते जाएंगे, तो उस केस में आपके पास इनकी जो लेंथ है, चेन लेंथ, वो इलोंगेट होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स जो कि आपस में फ्यूज होंगे। अगर 2 मोनोसैकराइड्स हैं तो ऑब्वियसली आपके पास डाइसैकराइड आएगा, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड एंड अल्टीमेटली अगर नंबर ज्यादा एक्सीड करता जाएगा, 100 से भी ज्यादा चला जाएगा, तो आप कहेंगे कि इस केस में दिस पर्टिकुलर शुगर इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर पॉलीसैकराइड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोसैकराइड्स को डिस्कस करेंगे कि मोनोसैकराइड्स क्या हैं और ये मोनोसैकराइड्स जो हैं ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। सो जो अभी मैंने आप लोगों के सामने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एक शुगर के पास जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है एंड द सेकंड शुगर इज कंटेनिंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप। सो मोनोसैकराइड्स में हम एक तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये चीज बताने लगी है कि मोनोसैकराइड्स को फर्दर किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम मोनोसैकराइड्स को पढ़ेंगे या इनको डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे से, तो वी हैव 2 डिफरेंट पैरामीटर्स जिनकी बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप्स, based on their functional groups, and the second one is based on their
कार्बन कंटेंट्स। लाइक आपके पास अगर किसी एक शुगर के अंदर, जैसे अभी हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एग्जांपल ली थी, इफ अ मोनोसेक्राइड इज कंटेनिंग एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो आप कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड इज एल्डोज। अब डिपेंड करता है कि उस एल्डोज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, उस बेस पे हम उसको फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। एल्डोट्राइओज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज एंड एल्डोहेक्सोज। यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बेस पे आपने एक क्लास बना ली और वो सारी की सारी शुगर्स, चाहे उनमें 3 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन all these sugars are having aldehyde as their functional group, उसको हम इस क्लास में डिवाइड करते हैं, इस क्लास में उसको रखते हैं। सेकेंड आपके पास है ग्रुप कीटोन। अगर आपके पास किसी मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड की जगह कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड बिलोंग्स टू द क्लास कीटोन। उसी तरह से जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, कीटोट्राइओस, कीटोटेट्रोस, कीटोपेंटोज या कीटोहेक्सोज। तो अगर आपको बुक में या किसी जगह ये चीज बताई जाती है कि आपकी जो ग्लूकोज है इट इज एल्डोहेक्सोज, तो आप लोगों को ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि दिस पर्टिकुलर शुगर इज कंटेनिंग एल्डिहाइड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है और ये मोनोसेक्राइड जो है वो एल्डोज ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर ये चीज बताई जाती है कि फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड बिलोंग्स टू दिस ग्रुप कीटोज। ठीक है, ये एक पैरामीटर था जिसकी बेस पे हमने इसकी डिवीजन की। नाउ द सेकंड पैरामीटर इज बेस्ड ऑन देयर कार्बन कंटेंट्स। लाइक अगर मोनोसेक्राइड्स के अंदर ग्रुप तो सेम है, फॉर एग्जांपल एल्डोज ग्रुप के अंदर हम जाके देखते हैं तो हमारे पास एक मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन है, दूसरी मोनोसेक्राइड में 4 कार्बन है, तीसरी में 5 कार्बन है। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो एक्सीड करता जाएगा। सो बेशक ये एल्डोज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बेस्ड ऑन देयर कार्बन कंटेंट हम इनको दूसरी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं कि ऑल द ट्रायोजिस, चाहे उनमें एल्डिहाइड ग्रुप है या उनमें कीटोज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दे विल बिलोंग टू द क्लास ट्रायोज। क्योंकि इस बेस पे या जो सेकंड क्लासिफिकेशन का पैरामीटर है उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर नहीं करना, उसमें हमने सिर्फ कार्बन की लेंथ को, कार्बन चेन की लेंथ को टारगेट करना है। ठीक है, सो इन दो पैरामीटर्स की बेस पे आप कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स को सब क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मैं स्पेशलिटीज या प्रॉपर्टीज अभी सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स के लिए अप्लाई नहीं करोगे आप लोग। बच्चों क्लियर हो गया ये? बिल्कुल, देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने बताया कि मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे सब क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये फंक्शनल ग्रुप ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स हैं उनके अंदर समटाइम्स इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर कोई दूसरे ग्रुप्स भी आके अटैच हो सकते हैं। लाइक अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, बिकॉज इसका जो ऑक्सीजन है समटाइम्स इस पे रीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इंटरैक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की सेल वॉल है वो मजीद जो है वो रिजिड हो जाता है। तो एक्वियस एनवायरनमेंट के अंदर या सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स हैं उनमें ये फंक्शनल ग्रुप इस तरह से फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट अभी नहीं करे। इन चीजों को हम जब कॉम्प्लेक्स शुगर की तरफ आएंगे ना तो वहां पे जाकर देखेंगे कि उनको हम इस तरह से कैसे सब क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी आपका बिल्कुल सिंपल जो पॉइंट है मोनोसेक्राइड, वहां से स्टार्ट करना है ताकि आप लोगों की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट हो। ठीक है, समझ आ रही है? ओके, सो अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो चीज मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया उसकी अगर हम जो है यहाँ से रिप्रेजेंटेशन देखें, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो हम देख सकते हैं कि दीज आर द टू ट्रायोसिस जिनके अंदर, जैसे मैंने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एग्जांपल दी,
उसी पॉइंट के ऊपर आप ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की भी एग्जांपल दे सकते हो। ग्लिसरल्डिहाइड इज अ 3 कार्बन शुगर, लेकिन इस 3 कार्बन मोनोसेक्राइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कि दिस इज एल्डोट्राइओस। सो ग्लिसरल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोट्राइओस। और दूसरी तरफ आपके पास अगेन एक 3 कार्बन शुगर है, 3 कार्बन मोनोसेक्राइड है, बट दिस टाइम आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है बल्कि वो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। सो नाउ दिस ट्राइओस विल बी द keto triol. So what is the difference between glyceraldehyde and dihydroxyacetone? Only the position of function. Both are the trioses, लेकिन एक एल्डोट्राइओस है और दूसरी कीटोट्राइओस है। सो अभी आप लोग जो है चूंकि इस कोर्स के अंदर आपने बहुत से स्ट्रक्चर्स को देखना है, तो आप ग्रेजुअली जो जो स्ट्रक्चर्स मैं करवाती जा रही हूँ उनके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, उनको अपने माइंड में जो है वो बिठाते जाएं कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है, ये इस क्लास से बिलोंग करता है। अभी हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एग्जांपल देखी है और उसके बाद हम ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पे आ गए हैं। दीस आर द ट्राइओसिस, लेकिन एक एंडोट्राइओस है और दूसरी कीटोट्राइओस है। सिमिलरली हेक्सोसिस में हमने एग्जांपल पढ़ी है ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस एंड फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोस। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस सेकंड जो आपका ग्रुप है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि सेम रूल अप्लाई हो रहा है ऑन अदर शुगर। लाइक आपके पास एक हेक्सोस है, 6 कार्बन शुगर है और उसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप की वजह से आप इनको फर्दर क्या कर रहे हो? सब क्लासिफाई कर रहे हो, एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस। और नेक्स्ट आपके पास एक एल्डोपेंटोज ही है, लेकिन यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट किया जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इस पॉइंट को पढ़ा था। डेफिनेटली कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको दोबारा देखेंगे कि आपके पास देयर इज एन एल्डोपेंटोज, देयर इज अ 5 कार्बन शुगर और इस 5 कार्बन शुगर का जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको अगर आप नेक्स्ट शुगर के साथ कंपेयर करो तो ये भी एक एल्डोपेंटोज है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप में प्रेजेंट है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है। बट यहाँ पे आपके पास जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड कार्बन एटम है, वहां से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ। इट मींस दिस पोजीशन इज दिस शुगर इज डीऑक्सी शुगर और डीऑक्सी पोजीशन कौन सी है? सेकंड पोजीशन। दैट्स व्हाई हम समटाइम्स इस पेंटोज को 2-डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं। समझ आ रही है? राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है कि राइबोज आपके पास एक एल्डोपेंटोज है जिसमें ग्लूकोज की तरह जो है वो 5 पोजीशंस के ऊपर एक तरफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और बाकी जो 4 कार्बन एटम्स है वहां पे एक हाइड्रोक्सिल और बाकी पोजीशंस पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। बट अगर आप जो है वो 2-डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देखो तो इसमें स्पेसिफिकली जो सेकंड पोजीशन है वहां से ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ है और डेफिनेटली इसके लिए एंजाइम है जो कि यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करता है और उसके बाद इसको डीएनए में एज अ पेंटोज शुगर यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? यानी राइट साफ करते हैं वो नजर नहीं आ रहा। यानी काफी टिप आ रहा है अब सही है। इसको मीनिंग नाम ले आप पे लाइक करता चलिए जब मैं स्लाइड्स की तरफ आऊंगी वैसे मेरे ख्याल से बोर्ड आप लोगों के लिए विजिबल है और अगर अभी आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा इस चीज को देखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को वैसे ही समझ आ सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कायरलिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, और फिर हमने 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखी थी, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में पहले हमने इनकी सब डिवीजन या फर्दर सब क्लासिफिकेशन की बात की कि इफ वी हैव मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स तो क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिसकी बेस पे हम इनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं, और हमने ये चीज देखी कि यस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप और इनमें कार्बन कंटेंट क्या है इस बेस पे हम इनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इन्हीं मोनोसेक्राइड्स का एक और पॉइंट देखने लगे हैं। अभी हम डाई और पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस नहीं कर रहे कि मोनोसेक्राइड्स में स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो है
प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, ये समटाइम्स ग्लिसरॉल पे भी अप्लाई होता है और कार्बोहाइड्रेट्स पे भी। So, अभी हम पर्टिकुलरली मोनोसेक्राइड्स के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। मोनोसेक्राइड मींस अनलिंक्ड एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लिसरल्डिहाइड है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और राइबोज है। अभी तक हमने यही शुगर्स पढ़ी है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर व्हिच इज राइबोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं। ये पॉइंट शायद आप लोगों के लिए न्यू है कि व्हाट इज कायरल कार्बन, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। वी ऑल नो कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। अगर कोई कार्बन एटम अपनी इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए चारों पोजीशंस के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल हम अमाइनो एसिड्स में एग्जांपल ले लेते हैं या इस टाइम पे किसी भी कार्बन एटम की एग्जांपल ले लेते हैं। एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन है, एक तरफ आपके पास अगर क्लोरीन अटैच है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ हम इथाइल ग्रुप लिख लेते हैं। इस कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, चारों पोजीशंस के ऊपर जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट। ऐसे कार्बन एटम को आप कहते हो कि दिस कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन, यानी इसमें कहीं भी सिमिलर ग्रुप्स अटैच नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज एसिमेट्रिक सेंटर। और इस एसिमेट्रिक सेंटर को आप क्या कहते हो, कायरल कार्बन, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे कार्बन एटम की जो कि अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, लाइक एक ये भी एग्जांपल हो सकती है कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप ये कार्बन एटम कायरल कार्बन है या नहीं, आप कहोगे कि नो, दिस कार्बन एटम is not chiral carbon atom because it is attached with the same groups at 2 positions, ठीक है। ये ग्रुप्स डिफरेंट हैं लेकिन इन 2 पोजीशंस के ऊपर जो ग्रुप है वो क्या है, सेम ग्रुप है। सो दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम विल बी ए chiral कार्बन एटम। क्लियर हुआ? ये अभी मैंने आप लोगों को एक सिंपल कार्बन एटम के हवाले से बताया, इसी कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। पहले मैंने आप लोगों को बताया कायरल कार्बन क्या है और इस कायरल कार्बन को माइंड में रखते हुए हमने समझना है स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कायरल और एकायरल कार्बन का पता होना चाहिए, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक सेंटर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, आपके पास अगर कोई कार्बन एटम अपनी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, इट मींस दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन एटम और एसिमेट्रिक कार्बन, व्हिच मींस कि किसी भी जगह पे आप सिमेट्रिकल ग्रुप्स को नहीं देखते, आप सिमिलर ग्रुप्स को नहीं देखते, चारों पोजीशंस के ऊपर जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी कार्बन एटम को हमेशा आप कायरल कार्बन रखोगे। और दूसरी तरफ अगर कार्बन एटम किसी एक ग्रुप के साथ जो है वो 2 दफा अटैच है, एक सिनेरियो ये है या फिर दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, दोनों बॉन्ड्स इसने एक ही ग्रुप के साथ बनाया है। दूसरी तरफ चाहे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, बट हियर द सेम ग्रुप जो है ऑक्सीजन उसके साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है। तो इस केस में भी ये वाली जो कार्बन एटम होगी ये आपके पास एक कायरल कार्बन एटम होगी, बिकॉज कायरलिटी की डेफिनेशन पे ये पूरा नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप लोगों को 2 से 3 स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, इसमें से बताएं कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन एटम कायरल है और किस स्ट्रक्चर में ए कायरल है, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर अप्लाई किया। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। कि कायरलिटी का कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या लिंक है, कायरल और एकायरल कार्बन की समझ आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द लिंक ऑफ कायरलिटी विद स्टीरियोआइसोमर्स।
आइसोमर्स क्या होते हैं? Same molecular formula but different structural formula. They differ in the position of substituents or the position of groups. For example, अगर हम बात करते हैं, मैं ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को ही लेके चलती हूँ बिकॉज इन स्ट्रक्चर्स को हम ऑलरेडी जो है वो देख रहे हैं, तो इस तरह से आप लोगों की इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज के केस में आपके पास ये जो थर्ड कार्बन एटम है इसके ऊपर पोजीशन वेरी करती है। अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बता रही हूँ कि ग्लूकोज में यूजुअली हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं और अगर आप इसमें ये चीज ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर विच इज द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ये प्रेजेंट है, सेकंड उसके अलावा फोर्थ फिफ्थ, इन 3 कार्बन एटम्स पे जो ग्रुप्स की अटैचमेंट का पैटर्न है वो सेम है। देयर इज अ डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स एट थर्ड पोजीशन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें मैंने बताया था बिकॉज 2 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होती है और एक पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो समटाइम्स इसको लिखा जाता है CH2OH। so this is the structure of glucose। और दूसरी तरफ अगर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज के केस में आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा, इस पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या चीज आ जाएगी, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। अगर बाकी हम पोजीशंस को देखें, थर्ड पोजीशन, ठीक है, अगर आप इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को देखते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, कितने कार्बन एटम्स हैं इन दोनों शुगर्स में? 6। काउंट करते हैं कि इनमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसमें ऑक्सीजन एटम्स की, तो ऑक्सीजन एटम का भी आपको काउंट सेम मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इट मींस कि दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन जब हम इनका स्ट्रक्चर लिखते हैं, इनका हम जो है वो पेपर के ऊपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, तो हम कार्बोनाइल ग्रुप को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रखते हैं। इट मींस कि इस केस में आपके पास सर्टेन जो ग्रुप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन या उनकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। ऐसे हम कंपाउंड्स को कहते हैं कि दीज आर दी आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, पहले हमने आइसोमर्स का पॉइंट क्लियर किया, कायरल कार्बन का पॉइंट क्लियर किया, और अब हम देखने जा रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स किन्हें कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं। आपके पास यहाँ पे सिंपल एक ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इसी स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। कायरल कार्बन की डेफिनेशन रिवाइज कराने की जरूरत है या नहीं? ठीक है, इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा कि आइसोमर्स किन्हें कहते हैं और कायरल कार्बन किसे कहते हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कायरलिटी एंड आइसोमर्स हम किस चीज को समझेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, सिंपलेस्ट शुगर जो कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, 2 कार्बन 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते आपके पास, बिकॉज दे आर अनस्टेबल कंपाउंड। सो आपके पास जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इट इज ट्राइओज। ठीक है, अब वो ट्राइओज ग्लिसरल्डिहाइड भी हो सकती है अगर उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और वो आपके पास ट्राइओज जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी हो सकती है अगर उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यानी ये दोनों आपके पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो
शुगर दिखाई जा रही है, ये ग्लिसरल्डिहाइड है या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है? ग्लिसरल्डिहाइड है, लिखा भी हुआ है, ठीक है। सो 3 कार्बन कंटेनिंग सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। इसका अगर अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है, और लास्ट पोजीशन के ऊपर जस्ट लाइक द ग्लूकोज आपके पास 2 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन एटम अटैच है और एक पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इस ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर ये जो तीनों कार्बन एटम्स हैं, इन तीनों कार्बन एटम्स में से मुझे बताएं कि कौन सी कार्बन एटम कायरल कार्बन है, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्बन को देखोगे, जिस कार्बन की कायरलिटी को आपने चेक करना है, आपने उसकी वैलेंसी देखनी है। दिस इज कार्बन नंबर 1 और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रही है और इसका जो फोर्थ बॉन्ड है वो इस पूरे ग्रुप के साथ, ऐसा ही है ना? दिस इज द फोर्थ बॉन्ड, समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, ये आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड की जो कार्बन नंबर 1 है, इसकी कायरलिटी को चेक करने के लिए मैंने इसके 4 बॉन्ड्स ट्रेस किए। यहाँ पे मुझे ये चीज समझ आई कि 2 बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और फोर्थ बॉन्ड के थ्रू ये इस पूरे के पूरे ग्रुप के साथ अटैच। सो कायरलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही बिकॉज ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। सो हम कह सकते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में द फर्स्ट कार्बन इज ए कायरल कार्बन। क्लियर? अब इसी स्ट्रक्चर को हम सेकंड और थर्ड कार्बन एटम जिससे देखते हैं, ये मैं इसलिए ड्रॉ इस तरह से बार बार करूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आपने ग्रेजुअली 1 बाय 1 देखना है कि किस स्ट्रक्चर की कायरलिटी चेक करनी है तो आपने किन किन ग्रुप्स को टारगेट करना है। ओके, अब सेकंड कार्बन की कायरलिटी को देखने के लिए मैं इसका फर्स्ट बॉन्ड देखूंगी, दिस वन इस ग्रुप के साथ है, ठीक है। सेकंड इज विद हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप और फोर्थ बॉन्ड ये है। क्या ये चारों बॉन्ड्स रिपीट हो रहे हैं? ये चारों पोजीशन में से कहीं पे सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है? कहां पे? दिस इज द कार्बन एटम जिसकी मैंने कायरलिटी देखी है, ये वाली। एक बॉन्ड ये इसके साथ बना रहा है इस ग्रुप के साथ, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ और चौथा बॉन्ड इस पूरे ग्रुप के साथ। क्या कोई ग्रुप एक दूसरे जैसा मिलता जुलता सिमिलर है? नहीं। इट मींस दिस सेंट्रल कार्बन एटम इज अ कायरल कार्बन। आपने इस कार्बन की वैलेंसी देखी है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन की जब मैंने बात की थी मैंने उस डबल बॉन्ड को कंसीडर किया, लेकिन जब मैं सेकंड कार्बन की बात कर रही हूँ आपने सिंपली इस कार्बन के इन 4 बॉन्ड्स को देखना है और आपने उन ग्रुप्स को देख लेना है कि क्या वो ग्रुप्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं। क्लियर है या नहीं? मुझे पता था ये आप में आ जाए। सेकंड कार्बन है, ये कार्बन इसके ये 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट को कंसीडर किया था जी, इसको कंसीडर किया था, इसका फर्स्ट बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स एंड फोर्थ बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर अब आपसे कहा जाता है कि आपने इस ग्लिसरल्डिहाइड का थर्ड कार्बन मुझे बताना है कि क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, इस केस में इस कार्बन एटम को, ये आपका मेन कार्बन एटम है, इसके आपने 4 बॉन्ड्स देखते हैं, एक तरफ ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तीसरी तरफ हाइड्रोक्साइड और फोर्थ पोजीशन पे ये पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा। क्या ये कायरल है या नहीं? दिस इज ए कायरल सेट। सो हमें ये पॉइंट यहाँ पे समझ आया कि जो सिंपलेस्ट ट्रायोज है ग्लिसरल्डिहाइड, उसमें सिर्फ ये जो सेकंड कार्बन एटम है दिस इज कायरल कार्बन, और जो रिमेनिंग 2 पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस के ऊपर जो कार्बन एटम्स हैं ये सिमिलर ग्रुप्स के साथ अटैच हैं, तो ये क्या होगी? ए कायरल कार्बन एटम, ठीक है। अब इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का,
और आप लोगों में से 3 स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड पे आए और मुझे बताएं एक फर्स्ट कार्बन, एक सेकंड और एक थर्ड। खुद आएंगे या मैं बुलाऊं? स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जी बच्चों आ जाएं। आप आ जाएं। हाँ जी। आपसे क्या नाम है आप लोगों के? रेजाद, आप कार्बन नंबर 1 बताओगे। आपका नाम क्या है? सॉरी नाम बताया पहले। मारिया। ऊंची बोलिए। मारिया। और आपका? रेजाद, मारिज और कार्बन 1 रेजाद आप बताओ, कार्बन 2 मारिज आप बताओगे और रिक्शा आप कार्बन 3। मैम कार्बन 1 एक कायरल है। एक कायरल है, लिखते हो बैठ जाए। बाकी लोग भी देखेंगे क्या ये ठीक बता रहे हैं या नहीं। कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कायरल है या नहीं कायरल? और नेक्स्ट क्लास में इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। सेकंड कार्बन बताने आ रहे हैं। सॉरी एक कायरल है कैसे? कायरल है अभी। ये आपने यहाँ पे जो लेबलिंग है ना ये वाला जिस कार्बन की कायरलिटी आपने देखनी है उसके बॉन्ड्स बताएं कहाँ कहाँ आपको बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। एक बॉन्ड ये नजर आ रहा है, एक बॉन्ड ये नजर आ रहा है और 2 बॉन्ड्स ये। ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स है ना, सेम ग्रुप के साथ वो 2 दफा बॉन्ड बना रहे हैं। इट मींस दिस इज ए कायरल। ठीक है, आप आंसर तो दे रहे हैं लेकिन उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। सो आपके पास जो ग्लिसरल्डिहाइड है बैठे मुझे ग्लिसरल्डिहाइड में तो आपने ये चीज देखी कि आपके पास जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये कार्बन एटम कायरल कार्बन, लेकिन उसी ग्लिसरल्डिहाइड की जो कीटोस फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसके तीनों कार्बन एटम्स को कंपेयर करके हमें ये चीज पता चली कि इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। दिस इज ए कायरल कंपाउंड। अब जिस स्ट्रक्चर के अंदर या जिस शुगर के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है उस कायरल सेंटर की वजह से उसमें क्या प्रॉपर्टीज आ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा आइसोमर्स किन्हें कहते हैं, कायरल और ए कायरल कार्बन्स क्या हैं और किस तरह से हम बता सकते हैं कि किस कंपाउंड में कौन सी कार्बन कायरल है और कौन सी कार्बन ए कायरल है। अब जिन कंपाउंड्स के अंदर कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है उनको हम अभी डिस्कस नहीं करते। हम ये देखते हैं कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कोई एक या एक से ज्यादा कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है या एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है तो उस कायरलिटी की वजह से उस कंपाउंड में क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होंगी। तो हम जी जी जब हम कहेंगे कायरल है कि एक है क्या कहेंगे इस कार्बन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, या मैं ये भी बता सकती हूँ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आप मुझे बताएं कितने कार्बन एटम कायरल हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। सो अब अगर हम यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें हमने ये चीज देख ली है कि इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है दिस इज कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन।
ऑप्टिकल रोटेशन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट या किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है या नहीं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई होती है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन ये अमाइनो एसिड्स पे भी जाएगी, लिपिड्स पे भी जाएगी, ग्लिसरॉल और न्यूक्लिक एसिड पे भी अगर कोई कायरल सेंटर होगा तो उस पे भी अप्लाई होगी, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज पर्टिकुलरली रेफर्स टू द बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई कायरल सेंटर या कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो इस कायरल कार्बन की वजह से उसमें एक खास प्रॉपर्टी आ जाती है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, which means कि जब इस पे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की जाएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसे कहते हैं? लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, उसको अगर हम पास करेंगे तो जो कायरल सेंटर है उसके अराउंड जो ग्रुप्स हैं वो अपनी पोजीशन को रोटेट कर सकते हैं। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट द कायरल सेंटर्स विल रोटेट द पोजीशन ऑफ देयर ग्रुप्स। समझ आ रही है? इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर की वजह से उसमें प्रॉपर्टी आई ऑप्टिकल रोटेशन की, और ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से वो अपने ग्रुप्स को चेंज करता है, राइट साइड पे भी लेके जा सकता है और यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। यूजुअली आपके पास ये जो ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन इस तरह से चेंज होगी, और इसकी बेस पे आपके पास जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे, जो आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे, उन्हें हम कहेंगे दीज आर दी स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आप यहाँ स्लाइड्स पे देखें, दिस इज ग्लिसरॉल है, दिस इज आल्सो ग्लिसरॉल। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट पोजीशन भी सेम, बट सेकंड कार्बन जो कायरल कार्बन है इसके अराउंड जो ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अंदर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनमें से पास की तो आपके पास ये जो ग्रुप थे इनकी डायरेक्शन हाइड्रोक्साइड ग्रुप को एज अ रेफरेंस रखें। हाइड्रोक्साइड ग्रुप की बेस पे हम इस स्ट्रक्चर को फर्दर सब क्लासिफाई करेंगे। अगर वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप की पोजीशन राइट में चली जाए तो आप कहते हैं दिस इज डी ग्लिसरॉल। ये भी मैं बताती हूँ कि डी से क्यों कहते हैं। और अगर आपके पास इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्साइड ग्रुप लेफ्ट साइड में चला जाए तो आप इसे कहेंगे दिस इज द एल फॉर्म। शायद आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हो सेल बायोलॉजी में कि हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो शुगर्स हैं वो डी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हाट इज द डी फॉर्म एंड एल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स? डी और एल फॉर्म में रोटेशन के लिए मैंने आप लोगों का फ्लो बनाया है सबसे पहले कायरल कार्बन से, कि इफ कायरल कार्बन कंडीशन है, अगर तो किसी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इट मींस कि तभी वो स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा। जिन कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है वो इसके ऊपर उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा, बिकॉज स्टीरियो आइसोमर्स को जनरेट करने के लिए कायरल सेंटर्स का होना जरूरी है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नो, बिकॉज उसमें कोई एक भी कार्बन एटम कायरल नहीं है। ये वाहिद वो शुगर है, वाहिद वो मोनोसैकेराइड है जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, इस वजह से ये डी और एल फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जितनी शुगर है, ग्लूकोज हो गई, फ्रुक्टोज हो गई, आपके पास राइबोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इन सबको डी या एल फॉर्म में सब क्लासिफाई किया जाता है। समझ आ रही है बात की? जी अभी हमने यहाँ पर ट्रैक जब मोनोक्रोमेटिक लाइट पे कॉल करेंगे तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। बिल्कुल। अभी पहले वाला स्टेबल फॉर्म में है तो वो फिर स्ट्रक्चर टूट जाएंगे। नहीं, ये ही आपको बताने लगे, जस्ट अ मिनट। आपके पास किसी कंपाउंड से कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे? ठीक है, इसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक फार्मूला देखना है, उसके बाद हम डी और एल फॉर्म में बताते हैं कि डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी। अगर किसी कंपाउंड के अंदर जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स 1 हो, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू
1 मींस कि आपके पास यहाँ पे कायरल सेंटर्स का जो नंबर है वो क्या है 1। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के केस में आपके पास n होगा 0। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस कायरल सेंटर ने कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस करने हैं? वी हैव अ फार्मूला 2 raised to power n। ठीक है, अगर आपके पास किसी कंपाउंड 2 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज ऑप्टिकल रोटेशन के बाद हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर्स को राइट साइड पे ले जाएगा या लेफ्ट साइड पे ले जाएगा। ठीक है, सो आपके पास जितने कायरल सेंटर्स होंगे उनके पास दो ऑप्शंस हैं, और इनके आप फर्दर आइसोमर्स को अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे कि इफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड हैज ओनली वन कायरल सेंटर, इट मींस कि उसमें 2 स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर 0 है, इट मींस कि आपके पास इसका कोई भी जो आइसोमर है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप इसका कंटेंट जो है वो इंक्रीज करते जाओ कायरल सेंटर्स का, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। समझ आ रही है? ठीक है, सो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? जब भी आपने डेफिनेशन बतानी है आपने स्टार्ट करना है कायरल सेंटर से। ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव अ कायरल सेंटर, उनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, they show the phenomena of optical rotation, and in the presence of plane polarized light वो जो है आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने ग्रुप्स को राइट या लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे स्पेसिफिक आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। समझ आ रही है? क्लियर हुआ ये? जी मैम, जो हमने 6 ट्रांस आइसोमर्स पढ़े थे केमिस्ट्री में, उसमें तो मैम होता है कि वो डबल बॉन्ड होता है, इसमें उसकी जो रोटेशन है वो फिक्स रहती है, या 6 होती है या ट्रांस होती है। लेकिन इधर तो मैम ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो ये मैम कैसे फिक्स रहेगी? मतलब कभी डी फिक्स रहेगी और कभी जेड। आपके पास जो है ना ये पोजीशन फिक्स करने का जो मेन रीजन है वो एंजाइम्स पे डिपेंड करती है। बॉडी के अंदर दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि डी फॉर्म एल में कन्वर्ट हो सकती है, तो डेफिनेटली इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। लेकिन जो एंजाइम्स हैं दे आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। एक खास सबस्ट्रेट जब तक अपने खास स्ट्रक्चर में नहीं होगा, एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज करके अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो अगर आपकी बॉडी के अंदर सपोज डी फॉर्म में शुगर्स एग्जिस्ट करती हैं और एंजाइम्स इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं, तो एल फॉर्म जो है ये ग्रेजुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। बिकॉज जो आइसोमर्स या जो स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के लिए जो यूजफुल नहीं है वो ग्रेजुअली जो है वो खत्म होता जाता है। सो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर फॉर्म ऑफ शुगर है वो डी फॉर्म है, और जो अगर आप बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर यूजुअली एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई अगर हम कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि सेल वॉल को डिग्रेड करती है, तो वो हमारी शुगर्स को टारगेट नहीं करती, बिकॉज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स डी फॉर्म में है, वो स्पेसिफिकली एल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है जो कि सिर्फ पैथोजेंस को टारगेट करता है, बॉडी के इंटरनल कार्बोहाइड्रेट्स को इफेक्ट नहीं करता। क्लियर हुआ? मैम, अगर हमारे पास डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड होगा, अगर हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड है, तो वो मतलब डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड ही रहेगा या हर वक्त मतलब कभी वो एल होगा? कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपसे मैंने बताया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट या मोनोक्रोमैटिक लाइट की प्रेजेंस में वो ये फिनोमेना शो करेगा, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दीस कंडीशंस वो अपने इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है जी बच्चों, इस पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन? टाइम क्या हो? आप लोगों से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप लोग मुझे बता दिया करें। ठीक है, ओके।